अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में बुक शॉप बनाने के हवाले से, यानी ऑफिस के सामान की दुकान बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अज़रबैजान बाकू में बुक शॉप बनाने के हवाले से इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जी सर। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप सब ये जानते हैं कि बुक्स जो है हर बंदे की ज़रूरत है, स्कूलों में, कॉलेजेस में और एजुकेशन दुनिया के हर मुल्क में जो है वो होती है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर कोई बंदा बाकू में, आज़रबाईजान में कोई बुक शॉप बनाना चाहता है या फिर जो है वो ऑफिस के सामान की कोई दुकान बनाना चाहता है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वही, जैसे हम अपनी वीडियो में तकरार बताते हैं बार बार, कि आपको जो है जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। उसके लिए एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। बिल्कुल सर। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और कंपनी की दो टाइप्स हैं, जैसे आप सब जानते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और एक है एलएलसी। तो एलएलसी तकरीबन $600 में रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है। उसमें उसके बाद फिर आपने ऑफिस किराए पे लेना होता है, $400, 300, 350 या $400 में, डिपेंड करता है एरिया का। आपको ऑफिस भी किराए पे मिल जाता है और फिर आपने एक कंपनी मैनेजर रखना होता है। जी सर। तो ये 2-3 काम करने के बाद आप जो है यहाँ पर, अगर तो आप दुकान बनाते हैं, ठीक है, जी तो सर। उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करवाएँ और दुकान को ही अपना सेटअप शो करवा लें। ठीक है, उसके लिए ऑफिस की ज़रूरत नहीं होगी ठीक और हो गया। साथ ही साथ आपको कंपनी मैनेजर की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इमिग्रेशन जो है जब आपको रेजिडेंस फाइनल करती है, तो इंटरव्यू करती है या सेटअप विजिट करती है, तो वो दुकान पे ही आ जाएंगे, देख लेंगे आपका एक सेटअप है। तो उसके लिए आप $400 की या $350 की शॉप ले लें जी सर। और कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, और उसके साथ बाद में आप बुक्स जो है वो $3000 है, $4000 है, उसका सामान डाल लें। जी तो सर। यहाँ पर जो है स्कूल्स जो है उनमें तो गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स दी जाती हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी बुक्स जो होती हैं वो आप परचेज करते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पर स्कोप है वो ऑफिस के सामान का है। अगर बुक्स प्लस ऑफिस का सामान रखा जाए, एक ऐसा स्टोर बनाया जाए जिसमें किताबें भी हैं और ऑफिस का सामान भी आप सेल कर रहे हैं। सारा सामान जी, आ जी। जाए उसमें। उसका उसमें जैसे ये फाइलें आ जाती हैं, जी कवर्स आ सर। जाते हैं और ऑफिस का जो है वो पेन्स आ जाते हैं, पेंसिल्स आ जाती हैं, ऑफिस एक्सेसरीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा। जी सर। तो ये सारा सामान अगर उसमें डाल लिया जाता है और साथ-साथ बुक्स का कर लिया जाता है, जो नर्सरी या प्राइमरी से लेकर ऑनवर्ड जो है वो 10th क्लास तक और फिर यूनिवर्सिटी की जो है वो सारा आ जाता है। जी सर। तो उसमें डिपेंड करता है, आप 4000 $5000 का सामान डालकर एक छोटे मुनासिब एरिया में आप वहाँ पर सेटअप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। उसकी अर्निंग जो है प्रॉफिट 50% से ऑनवर्ड 100% तक, और सम में तो 200% तक भी प्रॉफिट मार्जिन है। जी सर। अब आने वाले वक्त में इसका और ज़्यादा चांस है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने के। जैसे जैसे यहाँ पर ये एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर और एज ए ट्रांजिट कंट्री ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं, एशिया से भी आ रहे हैं और यूरोपियन बहुत सी कंपनीज है और जापानीज और कोरियन भी यहाँ पर अपने बिजनेस सेटअप्स बना रहे हैं। जी तो वो सर। जो आप दफ्तर लेते हैं, दफ्तर के लिए सामान की ज़रूरत होती है, तो वो सारा उन्होंने परचेज करना होता है यहीं से। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर आप हमें ये बताएँ कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अगर पाकिस्तान से माल इम्पोर्ट करते हैं ऑफ़िस एक्सेसरीज़, जी, जी। तो इसका तरीकाकार क्या है? वो एक्सेसरीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान से बहुत सी एक्सेसरीज़ बल्कि दुबई से भी इम्पोर्ट होती हैं, चाइना से भी होती हैं, तो यहाँ पर लूज़ कंटेनर शिपमेंट आती है, जिसे लूज़ शिपमेंट बोलते हैं। तो आप कोई भी फ़ाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है या पेपर है या कुछ भी एक्सेसरीज़ हैं, जो आप पाकिस्तान से मँगवाना चाहते हैं, तो आप वाया कराची जो है, कराची में कार्गो सर्विस है, जी आप सर। उनको शिपमेंट भेजते हैं, वो यहाँ पर आपको वेयर हाउस पे डिलीवरी दे देते हैं। इसी तरह अगर आप मँगवाना चाहते हैं दुबई से, तो दुबई में आप शिपमेंट उनको दे देंगे और वो यहाँ पर आपको वेयर हाउस पे डिलीवरी दे देंगे। यानी उनके फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम और सारे मामलात वही करते हैं। आप उनको एक पैकेट दे दें या 1000 केजी या 500 केजी, जितना सामान आप मंगवाते हैं आप उनको दे दें उनके वेयर हाउस पे, जी सर। वो यहाँ पर आपको वेयर हाउस पे दे देंगे। इसी तरह आप चाइना से जो है वो मंगवा सकते हैं। तो कोई भी एक्सेसरीज जो आपने दुबई से मंगवाना हो, पाकिस्तान से मंगवाना हो या फिर चाइना से मंगवाना हो, आप वो जो कार्गो सर्विस है उनसे बात करते हैं और वहाँ पर उनको
उनका जो उधर का ऑफिस है, चाइना का ऑफिस है या पाकिस्तान का या दुबई का, वहाँ पर आप डिलीवरी दे देते हैं जी सर। और यहाँ पर आप उनसे डिलीवरी ले, तकरीबन 2 हफ्ते में यहाँ माल पहुँच जाता है। ज़बरदस्त सर। सर आने वाले वक़्त में इस काम में क्या स्कोप है? जैसा कि आप जानते हैं, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस पे बात की कि बाकू को जो है वो मिनी दुबई कहा जाता है, क्योंकि एक ट्रांज़िट कंट्री के तौर पर जो है ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पर एक जैसे पाकिस्तान में सी पैक है या चाइना का सिल्क रोड है, तो ये एक कैस्पियन सी के इस तरफ, कैस्पियन सी के ऊपर बाकू है। बाकू से सारी शिपमेंट जानी, जो यूरोप जानी है, टर्की जानी है, जॉर्जिया, यूक्रेन, इन सारे मुल्कों को जो शिपमेंट जानी है वो बाय रोड या बाय रेल जो है वो जा रही है। ये तकरीबन 40 से 45 मुल्क हैं, इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है चाइना के साथ, जी सर। जापान, कोरिया, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यानी ये 8-10 मुल्कों के साथ जो ट्रेड है, इनकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वो वाया बाकू हो रही है। जी सर। तो बाकू का एक सी पोर्ट भी है, यहाँ से टर्मिनल हैंडलिंग कर रहे हैं, सारे कंटेनर शिपमेंट्स की हैंडलिंग होती है। तो ये एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर ग्रो कर रहा है। तो इसलिए ज़बरदस्त। बहुत सी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर अपने ऑफिसेज़ भी बना रही हैं और बिज़नेस सेटअप्स बना रही हैं, और उसके साथ-साथ दुबई से भी लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, अपने ऑफिसेज़ बना रहे हैं। और इस काम में अभी ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, और बहुत सी कंपनीज़ जो है आने वाले वक़्त में इसमें मज़ीद जो है वो बिज़नेस सेटअप्स बना रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर बिज़नेस सेटअप्स बनते हैं तो ऑफिस एक्सेसरीज़ जो है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल जैसे सर। आपने देखा आजकल बहुत सी टूरिज्म कंपनीज बन रही हैं, ट्रैवल कंपनीज बन रही हैं, और साथ ही साथ बहुत से और ऑफिसेज बन रहे हैं। जी सर। तो आप जाते हैं बाजार से, आपने कुछ भी फाइलें लेनी हो, झंडे लेने हो, बुक्स लेनी हो, पेन्स लेनी हो, जो भी लेना है तो आपने यहाँ से परचेज करना है। बिल्कुल ठीक सर, हो ऐसा गया। ही है। तो आज से 2 साल पहले इसकी डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ज़बरदस्त आने सर। वाले वक्त में ये 100 टाइम या 200 टाइम या 500 टाइम्स और बढ़ने वाली। ज़बरदस्त सर। जी। सर बाकू को मिनी दुबई कहने की क्या वजह है? क्यों कहते हैं लोग ये? क्यों जैसे कि आपको पता है कि सिंगापुर भी एक ट्रांजिट कंट्री है, हांगकांग भी जो है उसमें वो एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर ऐसा ही है लेता है। सर। तो दुबई भी एक ट्रांजिट कंट्री है। दुबई ने जो जितनी भी पोर्ट्स हैं दुबई की, वो फ्री ट्रेड है, वहाँ पर शिपमेंट्स आती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से दुबई आती है, और दुबई से आगे जो है यूरोप जाती है या अफ्रीका जाती है। जी सर। तो वो जो है उनकी हैंडलिंग वाया दुबई हो रही होती है। तो मेजर कंपनीज जो दुबई में बैठी हुई हैं, तो जैसे हम जब बाय एयर जाते हैं तो हम ट्रांजिट करते हैं, पहले दुबई गए और दुबई से पाकिस्तान गए। बिल्कुल तो ठीक इसी सर। तरह से शिपमेंट भी पहले हर मुल्क से दुबई आती है, और दुबई से फिर आगे बहुत से बायर्स वहीं से खरीद कर उस शिपमेंट को आगे अफ्रीका या यूरोप मूव कर जाते हैं। ज़बरदस्त ठीक है, सर। तो इसलिए उसको ट्रांजिट कंट्री का नाम दिया जाता है। तो मिनी दुबई इसलिए कहा जाता है कि ये भी एक ट्रांजिट रूट बनने जा रहा है, ट्रांजिट कंट्री बनने जा रहा है, जिसमें ट्रांजिट ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त इंटरनेशनल, सर। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। सर क्या बाकू से सामान हम बाय रेल भेज सकते हैं जर्मनी तक? जी बिल्कुल, आप यहाँ से जो है ये रेल लिंक्ड है जर्मन तक। बाकू से ट्रेन जाती है तिबिलिसी, जॉर्जिया, जी जॉर्जिया सर। से तुर्की इस्तांबुल तक, और इस्तांबुल से जर्मनी तक। तो ये पूरा एक रूट है, यहाँ यहाँ से हम तकरीबन 3 से 4 दिन में पहुँच जाती है शिपमेंट वहाँ पर आसानी से। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई ये बिज़नेस करता है यहाँ पे, जी। बुक स्टोर बनाता है या ऑफिस एक्सेसरीज का बिज़नेस करता है, हुँ, तो उसको हुँ। कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इस पे जो भी जनरल सेल्स और आ जाता है तकरीबन 4% है, 4% टैक्स पे करता है, जो जितनी भी सेल्स होती है उसकी। तो वो टैक्स हर 3 माह बाद जमा करवाना होता है आपने। जी ठीक सर। है, तो लेकिन वो कैलकुलेशन उसकी 4% के हिसाब से आप करते हैं, जो सेल्स होती है उनके ऊपर। ज़बरदस्त सर। ठीक। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ज़ुबान तो आती नहीं है, वो ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? ज़ुबान का मसला कोई इतना सीरियस मसला नहीं है, क्योंकि जो आज़रबाईजानी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और साथ-साथ लिख भी सकते हैं। तो जो लोग अंडर मैट्रिक हैं, मिडल भी या प्राइमरी भी पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए भी इतना मसला नहीं है, वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी लेकिन सर। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मसला है, तो उसके लिए ये होता है कि वो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या अकेडमी में दाखिला ले सकते हैं। वहाँ पर महीने 3-4 महीनों के अंदर वो ये है कि आसानी से उनको ज़बान आ जाती है। जी सर। और साथ ही साथ शुरू में ये है कि वो अपना लोकल मैनेजर हायर करें, लोकल एक बंदे को। मोस्टली लड़कियां यहाँ काम करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होती है, वो इंग्लिश भी जानती हैं, कंप्यूटर भी जानती हैं।
तो वो क्या होता है कि आपको वो साथ-साथ ज़ुबान भी सिखा देते हैं और साथ-साथ ये होगा कि आपके साथ काम भी करेंगे, आपके बिज़नेस की हैंडलिंग भी करेंगे। तो कि ज़्यादा सैलरी नहीं, $200 मंथली पर वो आपको आसानी से जो है एक अच्छी वर्कर मिल जाती है, जिसको आप शॉप मैनेजर कह सकते हैं। जी सर। तो वो सेल्स में भी आपको जो है हेल्प करेगी और साथ-साथ आपको ज़ुबान भी सिखा देगी, और साथ ही साथ ये है कि आपका जो किसी अकेडमी या ट्रेनिंग सेंटर में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर बाकू में बिज़नेस या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का सेटअप करने का क्या स्कोप है इसका? इस हवाले जी, से गाइड करें। इसमें अगर आप बात करते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी भाई या दूसरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में भी एजुकेशन या पूरी दुनिया में एजुकेशन का जो बिज़नेस है, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसीलिए बहुत से बुक स्टोर जो होते हैं, वो इनके साथ लिंक्ड होते हैं। जी सर। ठीक है, अब अगर बुक स्टोर नहीं होगा या ऑफ़िस एक्सेसरीज़ की शॉप नहीं होंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस का निज़ाम नहीं चल सकता। ऐसा ही है सर। तो हमारे बहुत से भाई जो हैं वो ऑलरेडी उनकी पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, मुख्तलिफ शहरों में उनकी बुक स्टॉल्स हैं या बुक शॉप्स हैं। तो अगर कोई भाई पाकिस्तान से बुक शॉप बाहर एक्सपैंड करना चाहता है या कोई ब्रांच बनाना चाहता है या अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता है या कोई काम ऐसा करना चाहता है जो कम इन्वेस्टमेंट में हो सके, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसमें आप ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आप ऑफिस एक्सेसरीज का सामान और बुक शॉप्स जो हैं, किताबें स्कूल जी की और सर। कॉलेजेस वो आप रखें, जिसमें कापियाँ भी आ जाती है, पेंसिल्स और सारे वो आ जाता है, फाइल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो इसमें एक तो मार्जिन बहुत है, दूसरा ये कि हर ऑफिस की भी ज़रूरत है और हर स्कूल की भी ज़रूरत है, हर कॉलेज की भी ज़रूरत है। तो जिन लोगों को इस फील्ड का तजुर्बा है या जिन्होंने पहले बुक शॉप चलाई है या जो इस प्रोसेस को समझते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। यहाँ पर कंपनी $600 में बन गई, $300-400 में आप दुकान लेकर वहाँ पर काम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1200 या $1500 आपका पूरा सेटअप बनाने में लगेगा। उसके बाद जो आपने पैसे लगाने हैं $5000 या 6000, वो सामान डालना है आपने। बिल्कुल ठीक हो तो गया। इसमें ये होगा, लैंग्वेज का भी कोई इतना बैरियर नहीं, 3-4 महीनों में आप सीख जाते हो और उसके बाद फिर फॉर लाइफ आपको उसका फ़ायदा ही होता है। जी सर। तो मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा काम करना चाहिए, तो ये एक अच्छा आइडिया है जी सर। जिस पे सोच के काम किया जा सकता है और इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा काम किया जा सकता है और जो लोग एजुकेशन फील्ड से मुंसलिक हैं, वो इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़बरदस्त सर। जी, जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब, जो पिछले 10 साल से अज़रबैजान बाकू में बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप हमें बताएंगे अज़रबैजान बाकू में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसके कितना टाइम लगता है? जी सर। जी, कलीमुल्लाह, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाई ये जानना चाहते हैं, जो भी अपने पाकिस्तान से बाहर बाकू में या कहीं पर भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या तरीकाकार है, खर्चा कितना आता है, कॉस्ट क्या होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 3 तरह की कंपनीज हैं। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है और दूसरी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। बिल्कुल। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में 2 बंदे जो है वो पार्टनर होते हैं और ऑनवर्ड वो आगे जितने मर्जी बंदे एम्प्लॉय करें, मिनिमम 2 और ऑनवर्ड जितने मर्जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा जो है वो ऑनर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो $1 है, यानी $1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से अजरबैजान ने बहुत आसान कर दिया है यहाँ पे बिजनेस करना। अब गवर्नमेंट की फीसें तकरीबन $100-150 है, इससे ज्यादा फीस नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, 3 से 4 दिन में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है।
अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। 7 डॉक्यूमेंट आप ये कह लें कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं। पहला तो ये है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर वीज़े पे आए हैं तो आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पासपोर्ट है, वीज़ा वैलिड है। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आपका मेडिकल होता है। तीसरा फिजिकल मेडिकल होता है। उसके बाद आपका चौथा डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए बिजनेस एड्रेस है। वो उसके लिए आप वर्चुअल ऑफिस भी यूज कर सकते हैं और या अपना कोई ऑफिस ले सकते हैं, फिजिकल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस या फिजिकल ऑफिस। पांचवा क्या होता है कि आपका पर्सनल एड्रेस, कि आप किस एड्रेस पे रह रहे होते हैं। जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ आपका बिजनेस नेम होता है कि आपने किस नाम से कंपनी बनानी, क्या वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपको असाइन हो जाता है। ये छठी रिक्वायरमेंट। और सातवां ये होता है कि अगर आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं अपनी कंपनी में, तो वो उसके लिए आपका क्या बिजनेस एग्रीमेंट जो होता है या जॉब एग्रीमेंट वो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के 7 डॉक्यूमेंट हैं जिनको मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपने भाइयों के लिए कि पासपोर्ट है, वैलिड वीजा है, मेडिकल है, कंपनी एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस है और बिजनेस नेम होता है और उसके साथ साथ जॉब एग्रीमेंट। तो ये 7 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं और उसके बाद आप 3 से 5 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट 2 से 3 दिन में आपको लाइसेंस दे देती है। बहुत इजी प्रोसेस। सर अजरबैजान बाकू में 4 से 5 हजार डॉलर में हम कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं? 4 से 5 हजार डॉलर आज़रबाईजान में हम आसानी से बहुत से बिजनेस कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 ऐसे बिजनेस हैं जो 4 से 5 हजार डॉलर में हो सकते हैं और हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो है वो यकीनन इंटरेस्टेड होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो हम 4 से 5 हजार डॉलर में कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सिंपली आज़रबाईजान में आप कोई ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ परचून होता है। तो इस तरह से आप, यहाँ पर सैलरीज बहुत लो हैं, तकरीबन $200 में आप बंदे को जॉब पे रख सकते हैं। और उसके अलावा शॉप का किराया $300-400 में होता है और उसके साथ आपका $400-500 जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का आ जाता है। तो बिजनेस सेटअप के लिए आपको $1500 से $2000 तक आपके अखराजात होते हैं। बाकी आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो 4000 या $5000 में आप आसानी से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर है, ब्यूटी पार्लर है, बार्बर सलून है, वर्कशॉप, मोबाइल रिपेयरिंग की वर्कशॉप है, लैपटॉप रिपेयरिंग की वर्कशॉप है या गाड़ियों की वर्कशॉप है। उसके साथ साथ आप होटल कर सकते हैं, हॉस्टल कर सकते हैं या रेस्टोरेंट कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई दफ्तर बना सकते हैं। साथ साथ कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का आप कर सकते हैं कि आप अपने घर लेकर किराए पे दे सकते हैं। आईटी सर्विसेज है, टैक्सी है, जैसे ऊबर पे आप डाल सकते हैं, बोल्ट पे, यहाँ की लोकल जो है बोल्ट कंपनी है उसमें आप टैक्सी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग ट्रांसपोर्ट में हैं जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम है। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से है, फार्म हाउस है और उसके साथ साथ ट्रैवल एजेंसी है या टूरिज्म कंपनी है। तो ये तकरीबन ऐसे काम है जो हम आसानी से $4-5 हजार में कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे साथ थे अलीकबर साहब, जिन्होंने हमें बिजनेस के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। इसी के साथ आपका शुक्रिया। मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान बाकू में बिजनेस सेटअप के हवाले से और फैमिली सेटलमेंट के हवाले से। हमारे साथ हैं अलीकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएंगे आज़रबाईजान बाकू में फैमिली सेटलमेंट के हवाले से क्या तरीकाकार है? जी कलीमुल्लाह, बहुत से लोगों ने हमारे से ये सवाल किया है। जैसे ही हमने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किए बिजनेस के हवाले से, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया है और बिजनेस के हवाले से हमारे से मुख्तलिफ सवाल किए हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में कलीमुल्लाह की वसातत से और आप सबको देना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि जो भी बंदा यहाँ पर बाकू आज़रबाईजान में
बिजनेस सेटअप बनाना चाहता है और फैमिली के साथ सेटलमेंट करना चाहता है, तो उस हवाले से हम आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं कि आप ये देखें कि हस्बैंड है, जब वो आता है और उसके साथ बीवी है और 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं डिपेंडेंट्स में आ जाते हैं, बीवी भी डिपेंडेंट्स में आ जाती है। जब आप यहाँ पर आके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं, आप कोई हॉस्टल बनाते हैं, या आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो जब आप कंपनी बनाते हैं तो आप उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को एज ए डिपेंडेंट शो करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो इसमें हमारे भी लॉयर्स मौजूद हैं और बाकी भी जो भी कंपनीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सारों को आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बीवी और बच्चों का जो वीजा है वो डिपेंडेंट्स की बेस पर आपका निकलता है। इसी तरह से आपको जब वीजा मिलता है, 1 साल का टीआरसी मिलता है, तो आपकी वाइफ को और बच्चों को भी उसी बिहाफ पे वीजा मिलता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, सपोज करें कि आपका जो सारा प्रोसेस है, अगर 1 पर्सन है तो $600 तक खर्चा हो जाता है, 500-600। अगर बीवी है तो जाहिर है उसका मेडिकल भी होगा, बच्चे हैं उनका जो है तो 18 से अबव का जो है सारा मेडिकल वगैरह होता है और उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसका एडिशनल खर्चा है, फीसें हैं, वो डाल के तकरीबन 800 से $1000 तक आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है जब आप फैमिली के साथ आते हैं। ठीक है, तो वो बीवी और बच्चे डिपेंडेंट्स में आ जाते हैं, इसी वजह से उनको भी वीजा मिल जाते हैं और वो भी जो है आपके साथ यहाँ रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर क्या टूरिस्ट वीजे पर पाकिस्तान से आकर यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स और बहुत से लोग ये बात पूछते हैं हमसे कि अगर कोई भी बंदा टूरिस्ट वीजे पर आता है तो वो वीजे का स्टेटस जो है, उस वीजे स्टेटस पे वो बिजनेस कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो भी बंदा पाकिस्तान से इस माइंड के साथ आ रहा है कि उसने यहाँ पर बिजनेस करना है या कंपनी बनानी है, तो सबसे बेटर ये है कि आप पाकिस्तान से ही जो वीजा की कैटेगरी है वो बिजनेस वीजा की कैटेगरी के अंदर आप वीजा लेकर आए, बिजनेस विजिट का। ठीक है, इसमें स्टडी विजिट है, बिजनेस विजिट है, टूरिस्ट है, तो आप जो भी वीजा लें, अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो आप बिजनेस विजिट कैटेगरी का वीजा लेकर आए। जब आपकी एंट्री बिजनेस विजिट पर होगी तो आपके लिए इश्यू नहीं होगा, आप यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई बंदा टूरिस्ट वीजा पर आता है तो उसको फिर ये है कि यहाँ से एक दफा मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मुल्क छोड़ के वो चाहे कतर जाता है, दुबई जाता है, पाकिस्तान जाता है, ईरान जाता है, जहां पर भी जाता है उसको वापस उस वीजे की कैटेगरी चेंज करके दोबारा बिजनेस विजिट पर एंट्री होगी, तब ही वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो एक्स्ट्रा जो अखराजात है उनसे बचने के लिए बेटर ये है कि आप बिजनेस विजिट वीजा ही लेकर आए और उसमें आपके लिए भी आसानियां हैं और आपके अखराजात भी कम होंगे। बिल्कुल ठीक सर। सर अगर शोहर बिजनेस करता है तो पूरी फैमिली को रेजिडेंस मिल जाता है यहाँ पे? जी जी, ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर शौहर यहाँ पर बिजनेस कंपनी रजिस्टर्ड करता है तो बीवी को भी और बच्चे 2 हों या 3 हों या जितने भी हैं, तो उनको वो डिपेंडेंट्स की बेस पर मियाँ बीवी और बच्चों को वीजा मिल जाता है, यानी पूरी फैमिली यहाँ सेटल हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी आसानी से हो सकती है। बाकू में रहाइश और फैमिली के लिए खाने का क्या खर्चा वगैरह है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं बाकू में, तो अगर हम 2 कमरे का एक अपार्टमेंट लेते हैं तो हमारा वो अपार्टमेंट का नॉर्मल एवरेज किराया क्या है और उसके साथ साथ हमारा मंथली एक्सपेंस क्या होगा। तो क्योंकि जब भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने इन बातों को मद्देनजर रख के ही कोई प्लान करना होता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि आप एवरेज ये रख लें, $200 का जो है 2 कमरों का अपार्टमेंट आपको रेजिडेंशियल एरियाज जो है, जो टूरिस्ट एरिया नहीं है, थोड़ा सा हटके उन सारे रेजिडेंशियल एरियाज में आपको समझ लें कि 10% या 5% एरियाज जो हैं वो टूरिस्ट एरियाज हैं, बाकी 90% या 95% बाकू जो है 25 लाख आबादी का शहर है, काफी बड़ा शहर है, जिसमें सिर्फ 3-4 किलोमीटर का एरिया टूरिस्ट एरिया है। उसको छोड़कर बाकी सारे शहर में आपको $200 में 2 रूम अपार्टमेंट आसानी से मिल जाता है। सही है, सही। आप वहाँ फैमिली के साथ सुकून से रह सकते हैं। वो फर्निश्ड होता है, यानी फुली फर्निश्ड होता है, उसमें पूरा फर्नीचर होता है, फ्रिज होती है, उसमें वॉशिंग मशीन होती है, हीटिंग सिस्टम होता है,
वाईफाई भी बाद में लगे हुए होते हैं, यानी सारी सहूलियात हैं, बेड्स होते हैं, फर्नीचर है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक तो है सर। फर्निश्ड 2 रूम अपार्टमेंट आपको $200 में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। अब खाने की बात, तकरीबन $200 से $250 ही उसका जो है मंथली एक्सपेंस होता है फैमिली का। यहाँ पर प्राइसेस पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यूरोप की निस्बत तो बहुत सस्ती है। मतलब आप टोटल फैमिली जो है $200 से $250 में अच्छा, जो जैसे हम पाकिस्तान में खाना खाते हैं एवरेज फैमिली, जैसे गोश्त भी पकाते हैं और मतलब हर तरह का जो खाना हम खाते हैं, तो बड़ा आसानी के साथ जो है आप उसे मैनेज कर लेते हैं, बहुत आसानी के साथ। तो $200-250 में आपका आसानी से फैमिली का, मियाँ बीवी का, 2 से 3 बच्चों का हो जाता है टोटल। यानी कि आप ये डाल लें, रेंट और खाने का डाल के $400-450 में मैनेज हो जाता है। सही है सर। सर आप हमें गाइड करें बच्चों की तालीम के हवाले से। हाँ, ये भी एक जो है अहम सवाल है कि जो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, उनके बच्चे हैं, वो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, कोई सेकंड बिल्कुल में, सर, कोई फिफ्थ बिल्कुल क्लास में सही। पढ़ता है। तो यहाँ पर स्कूल की फीसों के हवाले से ये कौन कौन से स्कूल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में 2 तरह का एजुकेशन सिस्टम है। एक तो रशियन स्पीकिंग है और दूसरा जो है यहाँ पर आज़रबाईजानी, और उसके साथ साथ इंग्लिश जो है फर्स्ट क्लास से पढ़ाई जाती है। जी तो सर। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वो सारे, उसमें कोई फी नहीं है, फ्री स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फी चार्ज नहीं की जाती। तो ठीक फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए। अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल चूज करते हैं तो वो आप अपनी मर्जी का जो चूज करते हैं, उसमें वो फिर आपका एक्सपेंस होता है। लेकिन गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर ऑनवर्ड सब में इंग्लिश पढ़ाई जाती है और लोकल लैंग्वेज भी डेफिनेटली वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं तो बच्चों की एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर। मजीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कार वाश के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप हमें बताएं अज़रबैजान बाकू में कार वाश का तरीकाकार क्या है, इसकी शॉप बनाने का यानी कि तरीकाकार क्या है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कार वॉश में यहाँ पर पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है और यहाँ पर फ़ायदा क्या है। वैसे तो पाकिस्तान में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और लोग अच्छा खासा उसमें पैसा कमा रहे ऐसे हैं। ही है सर। लेकिन यहाँ पर जो है, क्योंकि ज़्यादातर मौसम जो बाकू के अंदर वो बारिशों का मौसम रहता है और बर्फबारी का मौसम अभी जैसे शुरू हो रहा है, और ऐसे यहाँ पर तकरीबन हर रात बारिश होती है। तो उसमें ये दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग जो अपनी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको गंदा रखना पसंद नहीं करते। जबरदस्त। तो इसलिए पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, $600 $700 में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद आप जगह प्लेस जो है रेंट आउट करते हैं, ठीक है। जी वो भी सर। आपको आसानी से $300 से $400 में कार वॉश के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, जो जी मेन सर। रोड के ऊपर होती है, जहाँ पर आसानी से जो है गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं। तो समझ लें आपका $1000-1200 यहाँ तक की इन्वेस्टमेंट हो गई। जी सर। उसके बाद फिर जो है वो सर्विस के लिए, गाड़ियों की सर्विस के लिए जो इक्विपमेंट है, जो प्रेशर के साथ पानी वगैरह और दूसरा वो सारा सिस्टम, वो आप सर्विस कह लें उस हवाले से, मशीनरी मशीनरी वगैरह जो है उसका आप लगा लें कि तकरीबन $2000, 1500 से $2000 वो सारे इक्विपमेंट का आप लगा लें। यानी कि सर तो मैक्सिमम हम $3000 तो तक जो इसकी 3000 से $4000 तक जो है, आप समझ लें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो जबरदस्त। बैकअप पे कोई $1-2 हज़ार होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि $4000 से $5000 तक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये आप काम शुरू कर सकते हैं, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है।
जी, जी। ज़बरदस्त सर। सर यहाँ पे कार वॉश जो चार्जेज़ हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? हाँ, कलीमुल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है जी कि सर। अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? जी सर। तो यहाँ पर जो कम से कम चार्जेज़ हैं, आप सिर्फ़ एक दफ़ा पानी मारते हैं गाड़ी को बाहर से और वो हल्का-फुल्का तो वो 6 मनात है। जी तो सर। 1 मनात 100 का है, ठीक है? तो 600 उसका आप ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप बात आते हैं तो मिनिमम की ये बात है, जी एवरेज सर। चार्जेज़ जो 10 से 12 मनात और 15 मनात तक एवरेज चार्जेज़ हैं, जी, जी सर। सारा उसको वॉश करने का। और अगर आप कुछ उसका डिटर्जेंट वगैरह, केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये समझ लें कि 6 मनात से शुरू होकर 30 मनात तक जाता है। जी सर। तो आप किसी से 15 मना चार्ज कर रहे हैं, किसी से 20 कर रहे हैं, किसी से 25 कर रहे हैं, तो मिनिमम एवरेज जो है 12 से लेकर ऑनवर्ड 15 है, 20 है, 25 है। यानी कि आप समझ लें 1200 से शुरू होकर 1500, 2000, 3000 जी सर। पाकिस्तानी तक जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी आप 10 से 15 मिनट में आप जो है एक गाड़ी आसानी से, यहाँ पर जो एक बंदा प्रोफेशनल आप रखते हैं वो धो रहा होता है और उसको वॉश कर रहा होता है, और वो आसानी के साथ रोज़ाना का 60 मनात से 80 मनात रोज़ाना का कमा रहा है। तो ज़बरदस्त अगर सर। आप उसको पाकिस्तानी रुपयों में कंपेयर करें तो 6000 से 8000 तक वो डेली का कमा रहा है। जी तो सर। अगर आप उसके साथ 50-50 में भी काम करते हैं, तो यानी बंदा यहीं का है, आपने सेटअप बनाया हुआ है, तो वो आपको समझ लें 30 से 40 मनात डेली के कमा कर दे रहा है। तो 2 बंदे हैं तो वो आपके 60 से 80 मनात हो गए। तो जी वो सर। आपके ऊपर ओवरहेड्स वगैरह जो है, तो इसमें अच्छा मार्जिन है, 8-10 हज़ार डेली आप कमा रहे हैं। ये कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ समझ लें बहुत अच्छा मार्जिन है। तो जी, जी। बेहतरीन सर। जी, सर जी। जैसे कि आप जानते हैं कि कार वॉश के लिए हमें हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। जी, जी। तो यहाँ से तो हम रख ही सकते हैं। क्या हम किसी अपने पाकिस्तानी भाई को, अपने कज़न को भी बुलवा सकते हैं इस जी, अपने बिल्कुल साथ काम करने के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है और आपके पास एक बिज़नेस सेटअप भी है, तो आप उस पे टैक्सेस पे कर रहे हैं। जी तो सर। जब आप बंदा यहाँ पर मंगवा कर उसको उसको आप अपनी स्पॉन्सरशिप पे उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आप किसी भी बंदे को बुलाकर उसको स्पॉन्सर करके आप उसका वीज़ा, वर्क वीज़ा ले सकते हैं और वो भी एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। ज़बरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? इस हवाले से थोड़ा-सा जी, गाइड करें। सबसे पहले जो बात आ जाती है कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू ज़बान बोली जाती है, जी सर। तो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन यहाँ पर छोटा-सा एक बैरियर आता है, लैंग्वेज बैरियर। जी सर, वो तो तो ज़रूरी है। यहाँ पर क्योंकि रशियन लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज या आज़रबाईजानी ये तीनों ज़बानें समझी जाती हैं। जी सर। इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन जो पॉपुलेशन है वो कम समझती है। जी सर। तो कोई भी हमारा पाकिस्तानी भाई जब यहाँ पर काम करने का सोचता है तो उसको 2 से 3 महीने जो है यहाँ पर आज़रबाईजानी ज़बान का कोर्स करना पड़ता है। जी सर। तो 50 मनात हर महीने चार्ज होते हैं। तो 50 से 60 मनात खर्चा करके वो 3-4 महीनों में आसानी से ज़बान सीख सकता है। इस दौरान क्योंकि लोकल उसके साथ काम कर रहे होते हैं तो उनसे भी वो सीख रहा होता है और साथ-साथ वो ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है या अकेडमी जा रहा है, वहीं से भी सीख रहा है। तो 3-4 महीनों में लैंग्वेज बैरियर क्लियर हो जाता है और उसके बाद वो बंदा फॉर लाइफ उसने अर्निंग करनी है। तो ये पाकिस्तानी भाइयों के लिए छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा काम करने का बहुत यहाँ पर स्कोप है। और यहाँ पर गाड़ियों को बहुत ज़्यादा जो है ना ये लोग प्यार करते हैं, उनको अहमियत देते हैं और अपनी गाड़ी को गंदा रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसलिए अगर रात को बारिश हुई है तो दिन को गाड़ियों की लाइनें लगी हुई होती हैं, ये धुलवाने के लिए जा रहे तो होते हैं। उसको तो इसमें सर्विस चार्जेस भी बहुत अच्छे चार्ज कर रहे हैं। जी मैंने सर। यहाँ तक भी देखा है कि एक किसी ने एक अच्छा सर्विस सिस्टम जो है मंगवा कर चाइना से लगाया हुआ है और वो गाड़ी सिर्फ उसमें से गुजार रहा है, 2 मनात ले रहा है, तो हर 1 मिनट में एक गाड़ी गुजर रही है। हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी है। नहीं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे लगा हुआ है, जी सर। ठीक है? और उसके 3 ब्रशेज़ होते हैं, एक ऊपर है, 2 साइडों पे है, वो ऑटोमेटिकली और नीचे से भी। तो गाड़ी ऐसे स्टेशन में से गुजरती है तो 2 मनात उसके चार्ज करते हैं। 1 मिनट वो ऐसे गुजरती है, तो 1 मिनट में वो क्लियर, तो हर मिनट में 2 मनात कमा रहे हैं वो। तो 60 ज़बरदस्त सर। 60 मिनट में 120 मनात और समझ लें 8-10 घंटे काम करता है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि उसमें कितना जो है इसमें तो सर प्रॉफ़िट है। हेल्पर की तो ज़रूरत ही खत्म हो जी, जी, जाती है ना। वो इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन एक ही दफ़ा की 8-10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो ज़बरदस्त। उसके बाद वो अर्निंग ही है, जब तक वो सिस्टम चल रहा है। उसके अलावा भी ये सिस्टम जैसे मैंने बताया, आप स्टेशन पे काम करते हैं, अपना छोटा-सा सेटअप बनाते हैं, जी, जी। 4-5 हज़ार डॉलर में आसानी से ये काम शुरू हो सकता है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी, जी।
मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।